चलो देखो, लास्ट में खाली प्योर इंडक्टिव किया था और प्योर रेजिस्टिव किया था। अगर आप रजिस्टर के साथ एसी सर्किट लगाते हैं या एसी सोर्स आप किसी भी खाली रजिस्टर के साथ लगाते हैं, तो उसमें जो करंट था और उसमें जो वोल्टेज था उन दोनों का फेज सेम था। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें तो सेम फेज थे, दोनों का फेज डिफरेंस 0 था। जब आप प्योर इंडक्टिव लगाए थे तो प्योर इंडक्टिव के केस में जो करंट है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे है, या उल्टा कर लो इसी को, इन प्योर इंडक्टिव में पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। तो ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद उसका ग्राफ बनवाए थे, उसका फेजर डायग्राम लास्ट में बनवाए थे, और उसमें आपको इंडक्टर में यूज होने वाला रेजिस्टेंस बता दिए थे। तो इंडक्टर में यूज होने वाला रेजिस्टेंस का नाम क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू थी XL। XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ठीक, यहां तक करा दिया था। अब आप डेफिनेशन एक बार लिख लो उसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। चलो लिखो। अब इतना दिमाग में रखो, जो काम प्योर रजिस्टर में रेजिस्टेंस करता है वही सेम काम इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब अपोजिशन ऑफर करेगा ये भी। ठीक, लिखो। It is the effective opposition. It is the effective opposition. It is the effective opposition offered by the inductor. Offered by the inductor. Offered by the inductor to the flow of current, to the flow of current, flow of current in the circuit, in the circuit, in the circuit, in the circuit is called inductive reactance, is called इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं X इंटू L, और पिछले वाले लेक्चर में आपको इसकी वैल्यू करवाए थे कि XL इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, पिछले कराए थे। अब हमको एक चीज़ और पता है, वी नो डैट। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो आपको ओमेगा की वैल्यू बताए थे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह पुट कर दो इसको, तो x इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो उतारो। एसी का क्वेश्चन, अभी एसी क्वेश्चन हम करवाएंगे। एसी का ही तो क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन रखे हो ना उनका। हाँ, वो क्वेश्चन हम एक बार फिर से हम लगवा देंगे सारा। इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, बस वही है ना, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सारी। हो गया। चलो इसका ग्राफ देख लो एक बार, ठीक है। आप हेडिंग डालो नीचे, हेडिंग लिखो XL वर्सेस ओमेगा और F फ्रीक्वेंसी। XL वर्सेस ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। फिर नीचे लिखो वी नो डैट, हमें पता है वी नो डैट XL इज इक्वल टू ओमेगा L, और दूसरी लाइन में XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। तो ये बताओ, पहले वाले इक्वेशन से XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओमेगा के। और दूसरे वाले इक्वेशन से XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है?
स्ट्रेट लाइन ही बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अच्छा, इस पर एक्सेल रख दो, वाई एक्सिस पर एक्सेल रख दो, एक बार एक्स एक्सिस पर ओमेगा और एक बार एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। तो ये हो गया एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, ये हो गया एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक, चलो बनाओ। कितना दिन बचा है बोर्ड में? 108 दिन। चलो लिख देते हैं यहीं पे, जो पढ़ेगा वो भी लेफ्ट। 108 दिन बचे हैं आपके बोर्ड में। अब ये देखा करोगे ना तो दिमाग, अब ये धीरे धीरे आपका घटता रहेगा। एक दिन 100 आ जाएगा, फिर ऐसे एक दिन वो 50 पे आ जाएगा, ठीक है, फिर वो 30 आ जाएगा, एक का सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर एक दिन वो 10 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर कहेगा कल बोर्ड का पेपर है हमारा, एक हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। किसके पास का कि फेल का? कंपार्टमेंट का। कौन सा लड्डू? काजू कतली? एक डिब्बा पूरा? ठीक, आज इट इज करना तो सबको चाहिए, खिलाना चाहिए, एक डिब्बा तो लड्डू देना ही चाहिए भाई। साल भर जो मेहनत किया आपके ऊपर, रिजल्ट में निकलने के बाद सब गायब हो जाता है। हाँ, फोन में नहीं करते हैं ना, रिजल्ट बताते हैं अपना। नहीं तो सबका मार्कशीट वो हम ले लेंगे ना, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वो हम ले लेंगे ना। हो गया, चलो नीचे लिखो, ग्राफ के नीचे लिखो, इफ वी हैव कांस्टेंट करंट, इफ वी हैव कांस्टेंट करंट, if we have constant current, that is बैटरी करंट, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकलता है वो कांस्टेंट होता है। if we have constant current, that is बैटरी करंट, they have फिर नीचे they have f is equal to 0। देखो, जो बैटरी का करंट है वो कांस्टेंट है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रही है, और बैटरी से जो करंट निकलता है वो कांस्टेंट है करंट, तो साइकिल कहाँ कर पाएगा वो तो कांस्टेंट है वो, तो उसका f 0 है। अब ये मुझे बताओ, अगर उसका f 0 है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, क्योंकि XL इज इक्वल टू 2πfL, तो f अगर 0 हो गया तो उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 हो गया। तो ये आपसे MCQ में वो पूछेंगे कि इफ द सोर्स हैव कांस्टेंट करंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, मैक्सिमम, मिनिमम, इन बिटवीन 0, ऐसे करके वो पूछेंगे। तो कांस्टेंट करंट पे फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, याद भी रखो, कांस्टेंट करंट पे फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो अपना साइकिल ही नहीं पूरा करेगा। कांस्टेंट करंट पे साइकिल कहाँ पूरी होती है, वो तो ऊपर ऊपर ही चलेगा। डीसी है कुल मिला के, मास के ऐसे चलिए आप कि कांस्टेंट करंट का मतलब डीसी, और अगर करंट कांस्टेंट नहीं है मतलब वहाँ पे वो एसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। चलो हो गया। अब क्या है कि एक क्रॉस क्वेश्चन इसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि हम अपने इंडक्टर को, सुनो, हम अपने इंडक्टर को एक बार एसी से लगाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, और हम अपने इंडक्टर को एक बार डीसी से लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। मतलब इंडक्टर का रिस्पांस एसी के साथ और इंडक्टर का रिस्पांस डीसी के साथ, क्या वो चेंज फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना कर रहा है, वही आपको देखना है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, और थोड़ा तेज लिखो, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर in case of AC and DC, in case of AC and DC, AC and DC। नेक्स्ट लाइन में ब्लू पेन से, वी नो डैट, हमें सब पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, पता होता तो फिर बोर्ड आ गया, डरते थोड़ी ना। वी नो डैट एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL, ये हमें पता है। तो एक बार हम इसको डीसी के साथ लगाते हैं,
तो फॉर डीसी, अगर हम डीसी के साथ लगाएंगे तो अभी बताया डीसी के साथ में कांस्टेंट करंट निकलेगा, उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो उसका एक्सेल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी सेम को एसी के साथ लगाते हैं तो एसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगी, एसी के पास कुछ ना कुछ फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगी, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू फ्रीक्वेंसी की होगी। तो अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को अगर इसमें रखोगे तो ऑब्वियस है आपको एक्सेल की भी कोई ना कोई फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है इंडक्टर डीसी के साथ काम नहीं करता, यानी किसी भी इंडक्टर को अगर आप डीसी के साथ लगा देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। वो इंडक्टर को जब भी काम करेगा हमेशा किसके साथ काम करेगा, वो एसी के साथ ही काम करता है, मतलब अपोजिशन ऑफर करने का काम इंडक्टर करेगा। ठीक, अभी आप डीसी लिख के रोकिएगा, ये मत लिखना, अभी इसके नीचे एक लाइन लिखवाना है, तब एसी में तो समझा रहा था, मैंने समझा दिया। फॉर डीसी एक्सेल इक्वल टू 0, फिर रोको, एक लाइन हम इसके नीचे लिखवाएंगे। हो गया, चलो नीचे लिख लो। हेंस प्योर इंडक्टर ऑफर्स नो अपोजिशन, हेंस प्योर इंडक्टर ऑफर्स no opposition to flow of DC, hence DC can flow easily through inductor, यानी कि अगर आप डीसी सप्लाई देते हो तो डीसी सप्लाई में कोई अपोजिशन ऑफर ही नहीं करेगा, और जब अपोजिशन रोकने वाला ही नहीं है कोई, तब तो वो तो आराम से करंट फ्लो करवा देगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने डीसी के साथ इंडक्टर को लगाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा तो काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो करंट को अलाउ कर देगा, क्योंकि डीसी को इंडक्टर से कोई मतलब नहीं है। अगर डीसी लगा है, सामने से इंडक्टर आ भी रहा होगा तो उसको कोई देखेगा नहीं उसकी तरफ। जाओ, हम अपोजिशन ऑफर नहीं कर रहे हैं तो जाओ। तो डीसी के साथ इंडक्टर कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करता है और आपका करंट आसानी से फ्लो होगा सर्किट में। ऐसा मान के चलो कि डीसी के होने या ना होने से इंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब नीचे लिखो फॉर एसी एफ इज इक्वल टू फाइनाइट, तो एक्सएल इज इक्वल टू फाइनाइट, F is equal to finite, XL is equal to finite. चलो नीचे लिखो, thus inductor offers finite opposition, inductor offers finite opposition to flow of AC। अगर इंडक्टर को एसी के साथ लगाओगे तो वो फ्लो होने नहीं देगा, मतलब इंडक्टर एसी के लिए एक्टिव रहता है, डीसी के लिए जैसे कानून है, कानून किसके लिए एक्टिव रहता है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता। बस वैसे ही समझो, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं, अमीरों के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, गरीबों के लिए सारे कानून, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। वैसे ही डीसी इंडक्टर पे कोई काम नहीं करता, कोई अपोजिशन नहीं देगा वो, लेकिन एसी के केस में वही इंडक्टर एक्टिवेट हो जाता है और अपोजिशन ऑफर करने लगता है, जिसकी वजह से करंट सप्लाई रोक दी जाती है। ठीक, चलो ये क्रॉस में एमसीक्यू में या एक दो गिव रीजन में करके आपसे पूछना होगा तो पूछेंगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एसी एंड डीसी व्हेन यूज विद इंडक्टर, क्या यूज होगा। ठीक है, तो क्रॉस में करेंगे। तो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया, एंड लास्ट आपका बचा है प्योर कैपेसिटिव। जब सर्किट में आप सिर्फ क्या लगाएंगे, तो इंडक्टर वाले में आपने क्या कहा था कि इंडक्टर वाले में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, तो कैपेसिटर वाले केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अभी आगे मिलेगा अभी। ठीक, डालो हेडिंग, नेक्स्ट डालो हेडिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। फिगर आप जान रहे हो, यही बना लो अपना दो डंडा और इसको इसी के साथ कनेक्ट कर दो। ये हो गया आपका सी कैपेसिटर, बनाओ फट से।
हो गया। चलो, एसी से कितना वोल्टेज निकलता है? वो फिक्स है, इसी का वोल्टेज फिक्स है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। चाहे उसके सामने रजिस्टर आए तब भी वो वी नॉट साइन ओमेगा टी निकालेगा, चाहे उसके सामने इंडक्टर आए तब भी वो वी नॉट साइन ओमेगा टी निकालेगा, चाहे उसके सामने कैपेसिटर आए तब भी वो वी नॉट साइन ओमेगा टी ही निकालेगा सबके लिए। ठीक, एक लाइन लिख लो, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, the alternating voltage applied across the capacitor is given by तो कितना करता है ये? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 लिखो। ये एसी का वोल्टेज है, कैपेसिटर का अपना वोल्टेज होता था, याद है? हाँ, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता था अपना? 108 दिन बचा है, कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं याद आ रहा है। C बाई क्यू, हाँ Q बाई सी। रजिस्टर का वोल्टेज कितना होता था? I इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर। इंडक्टिव का वोल्टेज कितना होता था? एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और कैपेसिटिव का वोल्टेज कितना होता है? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। 108 दिन बचा है, पोटेंशियल का कैपेसिटर नहीं याद आ रहा है, सॉरी कैपेसिटेंस का पोटेंशियल नहीं याद आ रहा। देखो तुम लोग के चक्कर में मैं भी फ्लक्चुएट हो जा रहा हूँ। नीचे लिखो एक लाइन, ये तो आपने जो लिखा ये किसका है? एसी का वोल्टेज है। अब इनका वोल्टेज लिखना पड़ेगा, ये कितना ले रहे हैं। नीचे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इक्वेशन नंबर 2। ये बताओ, कैपेसिटर और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं कि VC किसके बराबर होगा? V के बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, कनेक्टेड पैरेलल में है, तो इसलिए दोनों का बराबर हो जाएगा। नीचे लिखो, फिर एक लाइन नीचे लिखो यार। चलो अब देखो, अगर VC V के बराबर है तो VC की जगह क्या लिख सकते हो? VC की जगह क्या लिख सकते हो? तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। और V की वैल्यू कितनी है? वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक, C का मल्टीप्लाई करो इधर, क्रॉस में करो, तो मैं Q इधर कर ले रहा हूं। तो Q इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये उस सर्किट में फ्लो होने वाला, या उस कैपेसिटर में फ्लो होने वाला क्या हो गया? चार्ज। ओ सॉरी, C भी साथ में। तो ये उस कैपेसिटर के अंदर से फ्लो होने वाला चार्ज है। अगर चार्ज है तो करंट भी होगा, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है तो वहां क्या बन जाता है? करंट। यानी चार्ज का इक्वेशन निकल गया। अब आपको अगला क्या निकालना है? करंट का इक्वेशन निकालना है। चलो इतना लिखो पहले। चलो, वी नो डैट लिखो,
वी नो दैट करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी। तो आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और क्यू की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, यही है। अच्छा वी नॉट और सी ये तो कांस्टेंट होगा, तो वी नॉट बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ किसका होगा, साइन ओमेगा टी और अपॉन डी टी। तो आई इज इक्वल टू वी नॉट सी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी माइनस इंटीग्रेशन में होता है। ये डिफरेंशिएशन कर लो, पिछले वाले में इंटीग्रेट किए थे। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा। लेकिन अगर यही इंटीग्रेशन होता, अगर यही इंटीग्रेशन होता तो फिर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाता, और वो ओमेगा कहाँ जाता, नीचे। फर्क है, अगर डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तो एक बार साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आपने इसी को इंटीग्रेट किया होता तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी होता है, और कॉस ओमेगा टी का हो गया, और उसमें ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा, और वो ओमेगा कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में उसमें मल्टीप्लाई होता है। समझ आ गया? ठीक, तो ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन, ये और ये आपका। ठीक, कोई दिक्कत? चलो उतारो तो, या डराइव कर लो थोड़ा सा, रुको रुक जाओ, कर ही लो तब। आई इज इक्वल टू, अब एक चीज सुनो, वी नॉट, अच्छा सी और ओमेगा एक साथ कर लो, तो ओमेगा और सी हम एक साथ कर लेंगे, वैसे भी मल्टीप्लाई में ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मल्टीप्लाई बाई कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत? अब देखो इसको ध्यान से देखना, मैं कुछ सेट करने जा रहा हूं। वी नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1, या इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? ओमेगा सी को ऊपर से नीचे ले आए, तो ये ओमेगा सी अगर आपको लाना होता तो अगले स्टेप में ये ओमेगा सी फिर कहाँ चला जाएगा? तो आएगा तो वही, अरे हर बार नीचे से ऊपर ले जाते थे, इस बार ऊपर से उसको नीचे कर दिए। कोई दिक्कत? आई इज इक्वल टू वी नॉट, और ओमेगा सी को नीचे कर दे रहे हैं 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन ये हो गया ओमेगा सी भाई, मल्टीप्लाई बाई कॉस ओमेगा टी, ये था ही। अब मैथमेटिक्स लगाओ, ओमेगा सी नीचे है, अगर मैं इसको अगला स्टेप में लिखूं तो ओमेगा सी कहाँ चला जाएगा? अरे ये वही है 2 और इंटू 3 और बाई डिवाइडेड बाई 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर ना, तो वही है ओमेगा सी कहाँ चला जाएगा? तो वापस यही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि हमें सेट करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? आई इज इक्वल टू, अच्छा वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये कहीं कहीं ये पूरा आई नॉट नहीं दिख रहा है, तो इसकी जगह आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी ब्लू से ही लिखो, सिर्फ इसको माने तो कंफ्यूज ना होगे। तो इसके लिए कॉस ओमेगा टी। चलो अब उतारो थोड़ा यहाँ से, अब वो जो हर बार करते हो, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू, तो आई नॉट को ही तो ये पूरा बोले हो, तो आई नॉट की वैल्यू हो गई वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, वही पीक वैल्यू ऑफ करेंट। पिछले वाले में यही वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आया था,
तो यही इस बार वी नॉट अपन 1/ω/c। अभी अगले स्टेप में फिर कंपेयर करोगे V0/R, तो इस बार R की जिम्मेदारी ये लिया है, वो कंपैरिजन वाला ही है आपका। चलो इतना करो तो बता रहे। अच्छा, कई क्वेश्चन मान चुके हो पीछे? 3 मान चुके हो। इसको मानो इक्वेशन नंबर 4। इस चैप्टर में ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज हुई है, ठीक है। अब आप जरा इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉपी पे नहीं, क्योंकि कॉपी में है ही नहीं। यहाँ पे देखो, I = I0। आपने जितना अभी तक फ्रेम किया सब में साइन में फ्रेम किया ना। अब आप cos ω t को सोचिए, आप क्या लिख सकते हैं? cos ω t को आप लिख सकते हैं sin 90 + थीटा। तो sin 90 + थीटा होता है cos थीटा। तो थीटा की जगह कौन है यहाँ पे? ω t। मतलब आप सीधे सीधे लिख सकते हैं sin 90 + ω t। कोई दिक्कत? तो यानी कि इस बार ω t पहले है ना, इसका मतलब है sin ω t + 90। बात तो वही पड़ी, क्योंकि इस बार क्योंकि थीटा के साथ जो यहाँ cos के साथ होता है वही आपका बनता है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin 90 को क्या लिखते हैं? π/2। तो π/2 sin 90 + थीटा। थीटा है कौन? यही तो है, sin 90 + थीटा। अच्छा, ये करा दिया 90 + थीटा। अब जो है इसको मैं सिर्फ आगे पीछे करूंगा, I sin ω t इधर कर दो और 90 उधर कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, sin 90 + थीटा क्या होता है? cos थीटा। मिल गया ना वापस? तो मतलब इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब आप जरा इक्वेशन ध्यान से देखिए अपना, इसमें करंट के इक्वेशन में और जरा वोल्टेज का इक्वेशन, ये तो करंट ले आया। अभी इसके नीचे आप वोल्टेज का इक्वेशन जरा फ्रेम करिए, V = V0 sin ω। ये पोटेंशियल का था कि नहीं था? अब आप जरा चेक करो, IV ठीक है, I0 V0 ठीक है, साइन ठीक है, ω t ये अलग से +90 है कि नहीं इसके बाद? इसका मतलब कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है। मतलब इन कैपेसिटर करंट लीड्स 90 डिग्री बाई वोल्टेज, मतलब लीड करता है 90 डिग्री से। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना लिखो। अब ये दोनों लाइन लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा। और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हो गया? अब नीचे फ्रॉम इक्वेशन, वोल्टेज वाला कितना माने थे? इक्वेशन 1, पहला वहीं से शुरू हुआ था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 इट इज क्लियर दैट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना। मैं बोल रहा हूं फिर लिखना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 इट इज क्लियर दैट, फिर नेक्स्ट लाइन में डबल इन्वर्टेड कॉमा, current leads the voltage current leads the voltage by 90 डिग्री, by 90 डिग्री। अब ये डायरेक्ट आप डायरेक्ट याद रखिएगा, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा। हो गया? अब एज इट इज ये करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होता था? ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाने के बाद अगला स्टेप क्या होता था? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद अगला स्टेप आप क्या करेंगे? वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन किए हो। हाँ, एक चीज़ और, अच्छा अभी कंपेयर करा देंगे अभी, जो ठीक है। चलो अगला लिखो हेडिंग, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 and 5। 1 था पोटेंशियल का और 5 है करंट का। इन दोनों का ग्राफ बनाना है आपको।
हो गया 5। देखो आपने लिखा भले 5 है, ये बताओ क्या ओरिजिनल इक्वेशन यही है? ओरिजिनल इक्वेशन है ये? नहीं, ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल कौन सा है? ये है, ये ओरिजिनल है। ये तो आपने फिर मॉडिफाई किया ना, लेकिन एक्चुअल जो हम जब ग्राफ बनाने चलेंगे तो ओरिजिनल वाले के हिसाब से ही चलेंगे बाद में, लेकिन जो डाटा लिखते हैं वो इनका वाला लिख देते हैं। तो आप चाहे वहाँ 1 and 5 कर लो या चाहे वहाँ 1 and 4 कर लो, दोनों सही है। या ब्रैकेट में 5 को ब्रैकेट में फिर और करके 4 भी कर लो, ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो पोटेंशियल का क्या था? पोटेंशियल का इक्वेशन था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। तो एज इट इज उसमें कोई चेंज नहीं। ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो गया और ये चला गया। अब इसको देख के फ्रेम मत करना, कर तो सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है। ये साइन लिखा भले है बट एक्चुअली यहाँ साइन थोड़ी ना है। आपको दिख रहा है साइन 90 प्लस थीटा, एक्चुअली यहाँ कौन है? कॉस है। कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ऊपर से या नीचे से। अब कॉस यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आगे पॉजिटिव है, इसका मतलब नीचे है, तो कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? मतलब इसमें जो करंट का ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करवाएगा वो, तो करंट का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। वो ऐसे जाएगा। ठीक, तो इसमें जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है, अब इसकी जगह चाहे आप ये वाला इक्वेशन लिखो चाहे ये वाला इक्वेशन लिखो, दोनों सही है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देख भी लो, करंट से देखो 90 डिग्री, पोटेंशियल से देखो 90 डिग्री आगे है, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही सब पेपर में आपसे बोल देगा। ठीक, उतारो। अच्छा एक चीज नोटिस करो, करंट यहाँ पीक वैल्यू पे है तो वहाँ पोटेंशियल देखो मिनिमम में है कि नहीं? मिनिमम में। जहाँ पोटेंशियल अपने मिनिमम में, थोड़ा सा ग्राफ उधर खिसक गया, बट आप एक्चुअल देखो, अगर पोटेंशियल जहाँ मिनिमम मैक्सिमम है वहाँ करंट क्या हो गया? मतलब आप ये बोल सकते हो, आप नीचे लिखना, ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा ग्राफ पे, कि जहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या मिलेगा आपको? मिनिमम। और इसी का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। एज इट इज जो करते आ रहे हो, जो ट्रेंड चल रहा है, ग्राफ के बाद किसकी बारी है? फेजर डायग्राम डालो बड़ी, फेजर डायग्राम। अब इतने तब से बनाते आ रहे हो, इतना तो हमको लग रहा है आइडिया हो गया होगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? वी नॉट पोटेंशियल। इससे करंट 90 डिग्री आगे है, ये देखो ये ऐसे है तो 90 डिग्री आगे रहेंगे, मतलब ऐसे तो बनेगा भाई। ये 90 डिग्री आगे होता है और ये 90 डिग्री पीछे होता है, तो 90 डिग्री ऐसे ही आगे बनेगा करंट। तो यानी कि जो करंट का बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये करंट इधर चला जाएगा, आई नॉट। अब ये बताओ, सुनो इसको जरा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ब्लू वाला बी नॉट हो गया, आई वाला रेड वाला आई नॉट हो गया, ये ऐसे है। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस इसी को थोड़ा सा बेंड घुमा दे रहे हैं। इसी को अगर हम ऐसे कर दें, कोई दिक्कत? बस तो आपको क्लियर कट 90 दिखेगा। वैसे ये जो एंगल दिख रहा है वो 90 ही है। तो अगले स्टेप में इसी को सिर्फ घुमा दे रहे हैं, तो मॉडिफाई कर लो। ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका,
तो आप ये बोल सकते हो कि ये पोटेंशियल हो गया कैपेसिटर का और ये करंट हो गया कैपेसिटर का। तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पहले है, तो इसीलिए कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री पहले होता है या लीड कर रहा होता है और पोटेंशियल 90 डिग्री लैग कर रहा होता है पीछे। चलो अब देखो, पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लो तब आगे लिखना, ठीक है। स्टार बना के देखो, पहले I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R, ओम्स लॉ के हिसाब से ये होता है। और आपने कैपेसिटर वाले में अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने I नॉट क्या बोला था, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 1 अपॉन यही बोले हो। तो इसका मतलब है I नॉट की जगह I नॉट, V नॉट की V नॉट, इसका मतलब R की जगह कौन है, इसका मतलब इसमें कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन ओमेगा, लेकिन हम वही एज इट इज है, हम R नहीं यूज कर सकते क्योंकि R हम ऑलरेडी प्योर कैपेसिटिव के लिए यूज कर चुके हैं। तो इसके लिए हमको फिर दूसरा यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंबल वही है X, बस यहाँ सफिक्स में क्या यूज होगा C, XC। और इस XC इसका नाम हो जाता है, वहाँ इंडक्टर था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ आपका कैपेसिटर है तो यहाँ इसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ना इसका जो प्योर पूरा फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। समझ आया? चलो स्टार बना के लिख लो, तब इसकी अलग से हेडिंग डलवा के डेफिनेशन लिखवाते हैं। डालो हेडिंग डालो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। It is the effective opposition, it is the effective opposition, it is the effective opposition offered by a capacitor, it is the effective opposition offered by a capacitor to the flow of current in the circuit, to the flow of current in the circuit, to the flow of current in the circuit। नीचे लिखो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, फॉर्मूला इसके लिए लिख लो। बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, रखो वैल्यू उसमें, तो वैल्यू रखोगे तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। समझ आ गया? चलो, जैसे वहां किए थे इंडक्टर का यूज या इंडक्टर का एप्लीकेशन एसी और डीसी के साथ, वही सेम काम यहाँ करना है। कैपेसिटर को अगर एक बार एसी देते हैं और एक बार डीसी देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ, हेडिंग है बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर in case of AC and DC, behavior of capacitor in case of AC and DC। पहला फॉर DC, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब सुनो, अगर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो यहाँ एफ की वैल्यू क्या रखोगे, 0 इंटू समथिंग 0, 1 अपॉन 0, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ एक्सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। ये रोल है, इसका मतलब है कैपेसिटर को अगर डीसी के साथ लगाओगे ना तो इनफाइनाइट रजिस्टर देगा वो आपको। इसका मतलब है कि ये करंट बिल्कुल पास नहीं होने देगा। जहां पे इंडक्टर अप्लाई कर देता था, अलाउ कर देता था कि जाओ,
वहाँ कैपेसिटर अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए। मतलब कैपेसिटर डीसी के साथ भी स्ट्रिक्ट मिलेगा और ईसी के साथ भी स्ट्रिक्ट मिलेगा, जबकि इंडक्टर सिर्फ एसी के साथ स्ट्रिक्ट था, डीसी के साथ नहीं था, डीसी को पास कर देता था। ठीक, लिखो जल्दी, चलो नीचे लिखो इसके। दस कैपेसिटर ऑफर्स infinite opposition to the flow of DC, comma, so DC cannot pass through the capacitor. DC cannot pass through the capacitor. अब एज इट इज नेक्स्ट फॉर AC, तो AC के लिए F फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फाइनाइट होगा। अब समझो पहले इसको, AC के लिए तो फ्रीक्वेंसी फाइनाइट है, XC इज इक्वल टू, यहाँ कोई फाइनाइट वैल्यू है, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन करोगे तो कोई नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये भी क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट मिलेगा। तो एक्चुअल असली क्वेश्चन ये नहीं है। आप याद करो इंडक्टर के केस में भी तो यही आपने सेम लिखा था, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, वो आपसे ही पूछेंगे कि इंडक्टिव अगर हम AC को इंडक्टर के साथ देते हैं और अगर हम AC को कैपेसिटर के साथ देते हैं तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। AC को अगर इंडक्टर के साथ देते हैं, ठीक, और सेकंड केस AC को कैपेसिटर के साथ देते हैं, तो किसका रेजिस्टेंस, किसका ऑपोजिशन ऑफरिंग ज्यादा होगा, AC में कि सॉरी इंडक्टिव में कि कैपेसिटिव में, किसका रेजिस्टेंस ऑफरिंग ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, रीजन भी तो दो। वाई करके पूछ लिया तो आपको देना पड़ेगा ना रीजन, वाई, क्योंकि कैपेसिटिव में 1 अपॉन में, हाँ यही है, कैपेसिटिव में 1 अपॉन है ना, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में चलाएगी, 1 अपॉन में जाएगी तो वैल्यू अगर जब कोई भी, भाई देखो नीचे 2 है, पाई है, F की भी कुछ वैल्यू होगी, C की भी कुछ वैल्यू, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर आप बड़ा कर दे रहे हैं तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर 1 है, 1 से कितने बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में चला जाए, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा वो, तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब XC आपका बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वहां पर आपका XL डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था 2 पाई F के, तो वहां जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू कैपेसिटिव। यानी कि अगर आपके सामने को एग्जामिनर ने या फ्रेम किया कि आपके सामने AC सोर्स है, सामने आपके AC सोर्स है और उस AC सोर्स से इंडक्टिव भी लगाया गया है और एक AC सोर्स से कैपेसिटिव लगाया, तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कौन से सर्किट करेगी, इंडक्टिव ज्यादा ऑफर करेगी, क्योंकि उसके में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इसके में इनवर्सली है, थोड़ा नीचे वैल्यू डाउन कर देगा। तो फाइनाइट तो दोनों है, इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू से थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब आप कह सकते हो वेरी मिनिमम वैल्यू। कैपेसिटी, ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, इंडक्टिव के केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में मिनिमम वैल्यू, या वेरी हटा दो, सिर्फ लिख दो मिनिमम वैल्यू, किसके कंपैरिजन में, इंडक्टिव के कैपेसिटी, इंडक्टिव के AC से कंपैरिजन किया जाएगा तो कैपेसिटिव का AC थोड़ा सा कम आएगा, वैल्यू कम आएगा तो रेजिस्टेंस ऑफर भी कम होगा। ठीक, चलो नीचे लिखो, दस कैपेसिटर ऑफर्स small opposition to the flow of AC, हो गया। अब आपने जो तीनों पढ़ा है उसी तीनों को एक बार क्या कर लीजिए, समराइज कर लीजिए। समरी पहले हम पूरा बना दे रहे हैं और आप भी देख लो कैसे क्या लिखना है, कम से कम आपको डेरिवेशन, क्योंकि वहां जाने में सिर्फ डेरिवेशन याद करना रहे, यहां आप चार्ट में सब देख लो। समरी, पहला आपके पास प्योर क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव। दूसरा आपके पास प्योर इंडक्टिव और तीसरा प्योर
कैपेसिटिव। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना होता था? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी पोटेंशियल वही होता था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी पोटेंशियल वही होता था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। रजिस्टर के केस में जो करंट होता था वो पोटेंशियल के ही फेज में होता था, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन इंडक्टिव के केस में जो करंट चलता था वो 90 डिग्री पीछे चलता था, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और कैपेसिटिव के केस में यही करंट आपका 90 डिग्री आगे चलता है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ आया? इसमें जो फेज डिफरेंस आता है, इसमें जो फाई आता है वो 0 डिग्री का आता है, इसमें जो फेज डिफरेंस आता है वो आपका 90 डिग्री का आता है, और इसमें भी जो फेज डिफरेंस आता है वो आपका 90 डिग्री का आता है। समझ आया? उससे नहीं मतलब है, वो माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, वो देखा जाता है कितने डिग्री आगे पीछे देखा जाता है, माइनस प्लस नहीं है। वो आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं, तो इतने से पीछे चल 90 डिग्री से हम पीछे हैं, तो वो बस इसमें ये देखना है कि प्योर रेजिस्टिव में 90 डिग्री का फेज, मतलब कोई अब आपको ये कहाएगा प्योर इंडक्टिव है तो प्योर इंडक्टिव में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का मतलब है, इसका मतलब कोई तो एक आगे है, या तो करंट आगे होगा या तो पोटेंशियल आगे होगा। तो प्योर इंडक्टिव में आपको याद होना चाहिए कि प्योर इंडक्टिव में करंट 90 डिग्री पीछे होता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, एंगल नहीं पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एंगल सीधे पॉजिटिव होता है, कितना आगे कितना पीछे है बस। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, प्योर इंडक्टिव है तो वी नॉट अपॉन एक्सएल, और इसके केस में आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सी। कोई दिक्कत? अब यहां तक अगर क्लियर है तो फिर आपको पता है एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल। सेम काम एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू सी। समझ आया? ठीक, उसके बाद आता है आपका ग्राफ। तो प्योर्स में करंट और इसका वो फेज डिफरेंस 0 था, तो चलते तो सेम थे, लेकिन शायद याद होगा पोटेंशियल थोड़ा सा आगे चलता था करंट से। ठीक, इसमें आगे कौन है, इसमें वोल्टेज करंट से आगे है, तो वोल्टेज ये हो गया, करंट ये हो गया 90 डिग्री। इसमें आगे कौन था, इसमें करंट आगे है 90 डिग्री, तो इसमें ये वाला एक्सिस हो गया करंट का और ये वाला हो गया वोल्टेज का। समझ आया? तो ये अब तक जितना आपने पढ़ा सबका समराइज एक जगह हम मिला के रख दिए। ठीक, बाकी इसका जो एसी के साथ आएगा वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, इसका जो एसी के साथ आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसका डीसी के साथ 0 आता है, और इसका इनफाइनाइट हो जाता है, 1/0 है इसका। तो इसका डीसी के साथ 1/इनफाइनाइट, अभी तो जस्ट किए, इसका एफ बाई इसका डीसी के साथ, डीसी के साथ हमेशा एफ क्या मिलेगा, डीसी के साथ एफ फ्रीक्वेंसी में से क्या मिलेगी, बस वो 0 मिला 1/0, तो इसका डीसी के मतलब कि ये डीसी के साथ भी अपोजिशन ऑफर करेगा और एसी के साथ भी करेगा। और इंडक्टिव सिर्फ अपोजिशन ऑफर किसके साथ करता है, एसी के साथ, डीसी के साथ कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करता है। तो एसी डीसी के साथ ये कर नहीं रहा है, तो ये कर रहा है एसी के साथ, ये दोनों के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब आप कंपेयर कर लो, दोनों में ज्यादा ऑफर कौन करेगा, ये ज्यादा कर रहा है। अब समझो इसका एक रीजन भी है, यहां पे दोनों कर रहे हैं ना, यहां पे दोनों कर रहे हैं, और यहां वाला डीसी का हो गया 0, तो अकेले एसी के ऊपर आ गया लोड सारा कि नहीं, तो वैल्यू बराबर करने के लिए इसने अपना एसी वाला लोड क्या कर लिया, उससे बढ़ा दिया, ताकि यहां जो दोनों मिल के ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, यहां अकेले वो ऑपोजिशन ऑफर कौन कर दे रहा है, अकेले एसी ही कर दे रहा है। जो दो लोग मिल के यहां कर रहे हैं, वहां ये एक
अकेले कर रहा है, क्योंकि इसका एक पार्टनर तो घायल हो गया, वो तो 0 हो गया, तो इसको अब करना, तो इसलिए इसने अपने AC वाला वैल्यू बढ़ा दिया ताकि इन दोनों के वैल्यू को बढ़ा जाए। समझ आया? तो जितना किए हो एक जगह एक समरी में आ गया। तो आपको अगर जल्दबाजी में पढ़ के जाना हो फार्मूला और मूला, तो यहाँ से आप कर सकते हो, कौन आगे है कौन पीछे है वो कर लेना। बाकी डेरिवेशन इसको कैसे आया वो डेरिवेशन के लिए पीछे जाके देख लेना। चलो ये देखो प्योर वाला हो गया आपके पास, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव, आपका तीनों हो गया। अब आपका 2-2 कंबाइन होगा। आपका L एक बार इंडक्टर रजिस्टर के साथ कंबाइन होगा तो पहला बनेगा LR सर्किट, और एक बार कैपेसिटर तैयार होगा R के साथ तो वो बनेगा CR सर्किट, और फिर एक बार तीनों एक साथ कंबाइन होंगे LCR सर्किट। ठीक, तो पहली हेडिंग लिखो LR सीरीज सर्किट, LR सीरीज सर्किट across alternating electric supply, L और R लगा दिए हो तो AC वोल्टेज से, AC सोर्स से जो वोल्टेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। कोई दिक्कत? और जो इससे AC सोर्स से जो करंट निकलेगा वो करंट भी आपका क्या निकलेगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। अब इस बात को समझो पहले, AC से वोल्टेज कितना निकला, V0 साइन ओमेगा टी, करंट कितना निकला, I0 साइन। तो जब एक करंट जाएगा तो रजिस्टर में करंट कितना जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन जब इंडक्टर में करंट जाना होगा तो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, तो इंडक्टर में जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये इसका करंट है, ये, और इसमें कितना करंट पास होगा, साइन ओमेगा टी। ठीक, तो अच्छा ही बताओ, इसका जो वोल्टेज होगा रजिस्टर का वो कुछ और होगा, तो इसका रजिस्टर का वोल्टेज हो गया VR और इंडक्टर का वोल्टेज हो गया VL। कोई दिक्कत? अच्छा, सीरीज में है दोनों, सीरीज में पोटेंशियल सेम होता है कि करंट सेम होता है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर पोटेंशियल अलग होगा तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल करेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर, दोनों को जोड़ दो, पोटेंशियल पता चल जाएगा, जैसे ओम्स लॉ में किए थे। ठीक, लेकिन उससे पहले आप दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो। चलो लिखो, लिखते भी चलो साथ में, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर में आपका पोटेंशियल VR इज इक्वल टू V0 R साइन ओमेगा टी। ये ऐसे लिखना पड़ेगा, R बाद में लिखना पड़ेगा ताकि क्लियर रहे आपको। फिर उसके बाद आपका पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो VL V0 L साइन ओमेगा टी प्लस π/2। 1 मिनट लिखना रोक के, सिर्फ मुझे बताओ क्या ये लाइन समझ में आई? रजिस्टर में जो पोटेंशियल है वो V0 R क्यों लगाए हैं, ताकि क्लियर रहे किसका है ये, तो VR साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर का VL था तो V0 L, ये समझ में आया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्यों हुआ, क्योंकि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री, तो इसका मतलब है पोटेंशियल 90 डिग्री, और हमको जोड़ना पोटेंशियल है ना, तो इसीलिए हमने पोटेंशियल वाले को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, इसको प्लस π/2 कर दिया। ठीक, अब आपको रिजल्टेंट चाहिए होगा, रिजल्टेंट लिखते चलो साथ में, रिजल्टेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो V टोटल, तो आप क्या करो, रजिस्टर का पोटेंशियल VR प्लस इंडक्टर का पोटेंशियल जोड़ दो।
उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे ना हल्का सा ग्राफ है, तो थोड़ा सा ग्राफ देख लो पहले। क्या है, V नॉट तो आपका स्टार्टिंग से आप करते ही आ रहे हो, V नॉट, तो V नॉट। अब इस V नॉट का एक कंपोनेंट है रजिस्टर और इसका एक कंपोनेंट है इंडक्टर, तो एक्चुअल में एक एक्सिस इधर जाएगी और इसमें एक एक्सिस ये जाएगी, ये आएगी। अब आप हमको ये बताओ जरा, इन दोनों के पोटेंशियल को कंपेयर करो, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और इंडक्टर का, इन दोनों में किसका पोटेंशियल आगे है? इसका आगे है, इंडक्टर का आगे है। कितना आगे है? तो जो 90 डिग्री आगे होता है वो एक्स पे जाता है कि वाई पे जाता है? वाई पे जाता है। 90 डिग्री वाला हमेशा जो आगे होता था वो इसी तो आता था। इसका मतलब है कि ये वाला जो होगा, ये वाली जो एक्सिस होगी ये V नॉट ऑफ L, और ये वाला जो बनेगा ये बनेगा V नॉट ऑफ R, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या बनेगा? V नॉट बन जाएगा आपका। ठीक, अच्छा ये बताओ, सुनो पहले तब लिखो। V नॉट R और V नॉट L, इनके बीच में एंगल कितना है? 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा में यहाँ थीटा क्या है? 90, तो कॉस 90 क्या हो गया? कॉस 90 0, साइन 90 1, तो कॉस 90 0। तो जब 0 हो गया तो कॉस वाला टर्म तो पीछे 0 रहेगा, तो खाली आपके पास क्या बचा? a स्क्वायर प्लस, इसका मतलब जब रिजल्टेंट निकालोगे तो V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, तो पीछे वाला तो टर्म 0 होगा, आगे सिर्फ ये बचेगा। ठीक, तो पहले लिख लो, देख लो पहले, तब लिखो पहले। तो इसका अगर रिजल्टेंट में निकालने को कहूँ तो अंडर रूट रिजल्टेंट निकलता था V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर प्लस 2 V नॉट ऑफ L और V नॉट ऑफ R और cos, और दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो आगे सिर्फ आपके पास यही बचा, तो V रिजल्टेंट या V टोटल, ये बचा आपके पास V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर। अब समझो पहले, V नॉट इज इक्वल टू क्या होता था? I नॉट इंटू V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R प्लस V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? I नॉट इंटू, पीछे चेक करो, पीछे समरी में चेक करो, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई एक्सएल किए हो, समरी में पीछे चेक करो, वही तो वहां से V नॉट निकालोगे तो क्या आएगा? I नॉट इंटू एक्सएल। ये बताओ, I नॉट तो दोनों में है, तो I नॉट को कॉमन कर लो। अच्छा ये देखो, इसको खोल दो, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर, I नॉट कॉमन कर लो क्योंकि दोनों में है, तो I नॉट स्क्वायर और अंदर क्या बचा? R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। I नॉट स्क्वायर है तो एक तो स्क्वायर है, ऊपर से रूट है, तो इसको बाहर कर लो, तो बाहर कर लोगे तो ये सीधे सीधे आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? I नॉट, और अंदर आपके पास अंडर रूट में क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इसी को I नॉट और इसी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को ही हम समराइज करके लिख देते हैं Z, और इसी Z को बोला जाता है इम्पिडेंस, यही कहलाता है आपका इम्पिडेंस। ठीक है, और ये जो है ये आपका V नॉट है, ये रिजल्टेंट, यही है रिजल्टेंट, ये है आपका V नॉट V नॉट V नॉट V नॉट V नॉट, तो यही है आपका। ठीक, उसके बाद फिर वही नीचे, वेयर Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस, इम्पिडेंस, और इसकी वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, चलो हाँ चलो ये हो गया। अब क्या है ना, अभी इसके बाद जो है अगला वाला,
अगला वाला बेसिकली आपको हम अभी CR सर्किट कराएंगे तो डिट्टो सेम डेरिवेशन ही है, इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ। आपको करना क्या है, ग्राफ है इधर देखो, ये बताओ कि अच्छा V0 इंटू एल, तो इसकी जगह V0 इंटू एल, इसकी जगह I0 XL लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैं इसी में बना दे रहा हूँ, आप अलग से ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। तो इसकी जगह I0 XL, V0 R की जगह क्या लिख सकते हो, I0 R, तो ये बन गया I0 R, और ये एज इट इज V0 हो गया। समझ में आया, इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब क्या है, आप ध्यान से देखो, I0 दोनों में सेम है, तो I0 हटा सकते हो यहाँ से, तो I0 अगर हट गया तो इस एक्सिस पर R आ गया, और इस एक्सिस पर तुम्हारा तो XL वर्सेस R का ग्राफ हो गया। तो ये रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस कौन आएगा, क्योंकि इसी को तो ये लिखे हो, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, Z। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ से जो एंगल ये बन रहा है इसी को बोलते हैं फाई, यही डिफरेंस है, इतना डिफरेंस का लेके चल रहा था वो। ये बताओ इस ट्रायंगल से, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आप ये बनाइएगा, उसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उस ट्रायंगल से tan फाई निकालो जरा। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हो आगे कि नहीं, तो आगे पेस्ट करोगे तो ये बन जाएगा, और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, XL, और ये वाला क्या हो जाएगा R। परपेंडिकुलर कौन हो गया, XL, और बेस क्या हो गया। अच्छा XL इज इक्वल टू क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L बाई R। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई F इंटू L बाई, समझ आया। तो ये 3 फॉर्मूला आपका बन सकता है, और ओवरऑल अगर हम इसको डिराइव कर दें, अरे ये कहाँ चला गया, अरे राम, कल गया इसका यही QR कोड लगा दें, क्यों, हाँ सही कह रहे हो। नहीं सब कहेंगे कि अभी तो फ्री में पढ़ा रहे थे, अभी पैसा क्यों ले रहे हैं, अभी नहीं। tan फाई, अच्छा tan फाई की ये तीनों वैल्यू है ना, तो एक साथ तीनों को कंबाइन करके tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, XL बाई R इज इक्वल टू ओमेगा बाई L बाई R इज इक्वल टू 2 पाई F L बाई R। तो तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, पूछा जा सकता है, ठीक। तो फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद ये लिखिए, ठीक। चलिए करिए, चलो पहला कॉम्बिनेशन हो गया L और R। अच्छा इससे रिलेटेड एक चीज़ और आप लास्ट में लिखिए, ये बताओ L और R का जब सर्किट आपने रेडी किया, तो इस सर्किट में R को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो पोटेंशियल के तो सेम ही फेज में रहता है, L तो पीछे चल रहा है। मतलब कि अगर आपके पास LR सर्किट होगा तो उसमें करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा। इस बात से सहमत हो। जैसे प्योर रेजिस्टिव में क्या है, सेम फेज, प्योर इंडक्टिव में करंट 90 डिग्री पीछे, प्योर कैपेसिटिव में करंट 90 डिग्री आगे, LR सर्किट में भी करंट 90 डिग्री, क्योंकि R को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो L लगा है तो L अपने हिसाब से गवर्न करवाएगा, तो L इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे होता है। तो एक लाइन आप यहाँ जो भी लिखे होगे स्टार बना के बड़ा बड़ा लिख लो, करंट लैग पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, करंट लैग पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि हो सकता है LR सर्किट में भी आपसे वो पूछ लें, करंट लैग पोटेंशियल बाई 90 डिग्री। हो गया। अब जैसे सेम हेडिंग फिर से लिखो, बस वहाँ LR लिखे थे, LR सीरीज सर्किट अक्रॉस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक, बस उस L की जगह इस बार C कर दो, बाकी एज इट इज सेम उतारो, हेडिंग उतारो, खाली L की जगह C कर दो। सिलेबस पूरा करना है ना, सिलेबस करना है ना पूरा, अभी तो स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, कल क्यों आएंगे, अभी तो पढ़ाना है। L की जगह सिर्फ C कर दो, बाकी पूरी डेफिनेशन पूरा हेडिंग कॉपी कर लो ही। मैंने इसको जानबूझ के नहीं बिठाया है ना,
क्योंकि कल हमको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फालतू का लिखना पड़ेगा हमको फिर से। हाँ तो आप लोग अभी कर लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं अभी आप लोग को। ये हम अभी लिख देंगे फिर से। क्या क्या रुक जा हो गया। चलो अब इधर देखो, एल की जगह यहाँ कौन आ गया। अब खाली ध्यान से समझो, अगर आप खुद से कर पाइएगा तो अभी घर पे खुद कर लीजिएगा, वैसे एक बार समझ लीजिए खुद से, ठीक है। तो इस बार जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ एल की जगह क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, एज इट इज ये सेम रहेगा। इंडक्टर की जगह इस बार किस में हो जाएगा, अरे रजिस्टर, और दूसरा इस बार कौन लगाए हो, कंडक्टर की कैपेसिटर। कैपेसिटर में पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे चलता है, क्योंकि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है। तो अगर करंट 90 डिग्री आगे है तो पोटेंशियल 90 डिग्री, और आयनन एवरेज आपको टोटल निकालने के लिए यही करना पड़ेगा। तो फिर सेम वही ग्राफ आप रिपीट करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस बार पोटेंशियल, कैपेसिटर का पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे है, तो देखो इस पे तो तुम्हारा वही रहेगा, कौन, V0 R। अगर बताओ ये बड़ा, रजिस्टर का पोटेंशियल बड़ा कि कैपेसिटर का पोटेंशियल बड़ा, किसका पोटेंशियल बड़ा, रजिस्टर का, क्योंकि वो 90 डिग्री आगे है इससे। तो जब 90 डिग्री आगे होगा तो ये 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री पीछे है तो उसका लाइन कहाँ चला जाएगा, और अगर 90 डिग्री आगे होता तो उसका लाइन कहाँ गया था, समझ गए ना। तो ये वाला ये क्या बन गया, V0 ऑफ C बन गया। इसका बीच में से रिजल्टेंट निकलेगा, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, बस बाकी अब मैं क्यों नहीं मिटाया हूँ, V0 R यहाँ क्या हो जाएगा, C यहाँ क्या हो जाएगा, C यहाँ क्या हो जाएगा, C। XL की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, XC यहाँ क्या हो जाएगा, XC यहाँ क्या हो जाएगा, XC यहाँ की जगह क्या हो जाएगा, XC, बाकी Z रहेगा, यहाँ की जगह भी क्या हो जाएगा, XC। समझ आया। तो एज इट इज सेम था ना, इसीलिए मिटाया नहीं हूँ, क्योंकि वो आपका है, बस जहाँ जाए ले बस समझ लो, ताकि घर पे अभी फोटो खींच के देंगे आप उतना दिमाग में रखिएगा। है इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद आपने उस फिगर में क्या किया था, याद है, उस फिगर में मैं बना दे रहा हूँ ग्राफ फिर से। उसके बाद V0, तो V0 की जगह क्या लिख सकते हो, I0 R, और V0 C की जगह क्या लिख सकते हो, I0 XC। I0 इसमें भी है तो हटा दो, I0 इसमें भी है तो हटा दो। ये किसका ग्राफ हो गया, R वर्सेस XC। पिछले वाले में क्या किए थे, R वर्सेस XL, इम्पिडेंस सेम यही आएगा, ठीक, समझ में आ गया। रेजिस्टेंस के साथ ये एंगल फाई बनेगा। परपेंडिकुलर शिफ्ट को सुनो, परपेंडिकुलर शिफ्ट करो आगे ऐसे इसको, तो शिफ्ट करोगे तो यही आगे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, XC। tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर XC अपॉन बेस कौन हो गया, R। XC की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C और इंटू, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई FC। अब आप तीनों को कंबाइन कर दो, एक साथ लिख दो आप, तो तीनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो tan phi इज इक्वल टू XC बाई R इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा CR, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC इंटू R। ये तीनों मैंने कंबाइन करके लिख दिया, हो गया आपका काम, समझ आ गया। तो एज इट इज आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। और ये आपका जो डबल डबल वाला था, देखो सिंगल सिंगल का कंप्लीट हो गया, डबल डबल का कंप्लीट हो गया, तो ये आपका पूरा हो गया। सिंगल का तीनों कंप्लीट, डबल का जो पॉसिबिलिटी थी वो कंप्लीट। अब आपके पास एक बचता है सर्किट, जब आप तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, दैट इज LCR सर्किट। समझ आया।